हेलो एंड वेलकम टू एडुफिट। तो अब तक हमने बोहर थ्योरी हमने देख ली थी और उसके जो पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स वो भी हमने देख लिया था। इसके बाद हमने एनर्जी निकाला था, हमने जो वेलोसिटी है ऑर्बिट्स का, ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का, वो हमने निकाल लिया था। इसके बाद हमने डिस्कस किया था जो ऑर्बिट्स का जो रेडियस होगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, वहाँ से लेके पर्टिकुलर ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा, जहाँ पर हमें एक कांस्टेंट भी मिला था बोहर रेडियस, जिसकी वैल्यू 52.9 पिकोमीटर होती है। तो वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। तो एनर्जी, जैसे कि मैंने बताया कि एनर्जी के बारे में हमने देखा था, तो उस एनर्जी को हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं क्वांटाइज्ड। एनर्जी कैसी है, वो क्वांटाइज्ड है। तो यहीं से एक टॉपिक है छोटा सा, वो हम देख लेते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ, क्वांटाइजेशन ही लिख लेते हैं क्योंकि इसके अंदर हम दो तीन चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब ये होता है कि कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी, उनके अलावा उनके जो बीच के जो क्वांटिटीज़ हैं वो पॉसिबल नहीं है। कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी जो है वही पॉसिबल है। जैसे कि अगर हम सिंपल एनर्जी का एग्जांपल ले लेते हैं, तो एनर्जी क्या मिला था हमें, En इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एनर्जी की बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी। तो क्या मिला था, -RH 1/n²। यही हमें यहाँ पर एनर्जी मिला था। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं, n की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1, 2 पुट करूँगा तो 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4, 3 पुट करूँगा तो 9 हो जाएगा, 4 पुट करूँगा तो 16 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि n यहाँ पर क्या वैल्यूज क्लेम कर रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो ये इंटीग्रल वैल्यूज़ है, या फिर कह सकते हैं आप जी हाँ, इंटीग्रल वैल्यूज़ हैं या होल नंबर वैल्यूज़ हैं, सॉरी नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर जो ये वैल्यू निकल के आ रही है, ये पर्टिकुलर वैल्यूज़ ही हैं। यानी कि अगर 1 पुट करें तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी RH, अगर मैं 2 पुट करूँगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी RH/4, 3 पुट करूँगा तो -RH/9, 4 पुट करूँगा तो -RH/16 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो यही वैल्यूज़ जो है इलेक्ट्रॉन की होंगी किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर, इनके अलावा कोई भी वैल्यूज़ जो है इलेक्ट्रॉन की नहीं होगी। अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये टोटल एनर्जी को हम लेते हैं तो यहाँ पर Z² टर्म भी आ जाता है, मतलब यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर होता है अदर फ्रॉम हाइड्रोजन एटम के लिए। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात करूँ तो ये वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी यही होंगी, यही पर्टिकुलर एनर्जीज होंगी, इनके अलावा कोई एनर्जी पर्टिकुलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता। अगर n का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में होता तो हो सकता है कि आपको इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू मिलता, या इन दोनों के बीच का, या इन दोनों के बीच का कोई वैल्यू मिल जाता। लेकिन n का जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं है, इसीलिए जो ये वैल्यूज़ आपको यहाँ से मिल रहे हैं वही वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन के हो सकते हैं, मतलब पॉसिबल एनर्जी वैल्यूज़ हैं इलेक्ट्रॉन के। और इसीलिए कहा जाता है कि एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड है क्योंकि इन वैल्यूज़ के अलावा इलेक्ट्रॉन्स का किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर कोई और वैल्यूज़ जो है वो नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, RH की वैल्यू में लिख लेता हूँ, अगर मैं 1 मोल की बात करूँ तो वो वैल्यू क्या है, -1312 किलो जूल है। तो यहाँ पर मैंने फिर लिख लिया -1312, यहाँ पर भी लिख लिया मैंने -1312, यहाँ पर भी लिख लिया -1312। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है, क्या यहाँ पर n की वैल्यू जो है 1 है, तो इतना किलो जूल पर मोल एनर्जी होगा अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के। यहाँ पर अगर वो सेकंड ऑर्बिट के अंदर है तो इतना एनर्जी होगा उस इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर थर्ड ऑर्बिट के अंदर है, यहाँ पर फोर्थ ऑर्बिट के अंदर है। तो कहने का मतलब है कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड है। अब ये तो हो गई एनर्जी क्वांटाइजेशन की बात। अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये एनर्जी टर्म जो है वो मिल गया है। इसी तरीके से अगर हम एनर्जी डिफरेंस लें तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू RH 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। यही होता है इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक, इनिशियल माइनस फाइनल ही होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी डिफरेंस है वो भी एनर्जी डिफरेंस जो यहाँ पर मिल रहा है आपको डेल्टा ई, उसकी वैल्यू भी क्वांटाइज्ड ही है। वो भी जो है n और n, यानी कि ये दोनों n's पे डिपेंड कर रही है। और n कैसे है यहाँ पर, चाहे वो ni हो चाहे nf हो, वो दोनों के दोनों जो है वो एक नेचुरल नंबर हैं, वो एक इंटीग्रल नंबर हैं, फ्रैक्शनल आपको वहाँ पर नहीं मिलेंगे, वो नेचुरल नंबर है। 1 2 3, 1 से स्टार्ट होके 2 3 4 सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रही हैं।
तो ये क्योंकि ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर आ रहे हैं, तो जो डेल्टा ई की वैल्यू होगी वो भी क्वांटाइज्ड ही होगा। आपको एक चीज़ समझनी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जहाँ पर भी जो वेरिएबल टर्म है वो अगर एक नेचुरल नंबर है तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्वांटाइज होगा। यहाँ पर आप देखो ये कांस्टेंट है, ये दोनों ही वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल टर्म्स जो हैं वो उनकी वैल्यूज़ क्या हैं? उनकी वैल्यूज़ है एन आई या फिर एफ। इनकी वैल्यूज़ क्या होगी? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो यही सारी इनकी वैल्यूज़ होंगी। तो आपको ये समझना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम क्वांटाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पर जो वेरिएबल टर्म्स होते हैं वो उनकी वैल्यूज़ जो होती है वो नेचुरल नंबर में होती है, या फिर वो फ्रैक्शनल तो बिल्कुल नहीं होता, तभी जो वो टर्म होता है वो क्या होता है? क्वांटाइज्ड। अब देखो यहाँ से ये डेल्टा ई एनर्जी आ गई। अब एनर्जी को अगर हम वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी के साथ अगर हम देखें तो क्या होगा? वो एच न्यू यही हो जाएगा, इज इक्वल्स टू आर एच 1/ni² माइनस 1/nf²। यही होगा। अब यहाँ से मैं h को निकाल के यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ से मैंने h उठा के यहाँ लिख दिया। अब ध्यान से देखो यहाँ पर अगेन ये दोनों टर्म जो वेरिएबल है वो कैसे हैं? वो नेचुरल नंबर है, वो एक आप कह सकते हैं कि फ्रैक्शनल नहीं है। और ये दोनों क्या चीज़ है यहाँ पर? ये तो कांस्टेंट है, इनकी वैल्यूज तो सेम ही है। आर एच की वैल्यू भी सेम एक ही है, और जो एच की वैल्यू जो कि हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं वो भी सेम है। तो इससे कुछ भी यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो वी की वैल्यू है ये भी क्या है? क्वांटाइज्ड है, ये भी क्वांटाइज्ड है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ से अगर मैं वेवलेंथ की बात करूँ तो वो भी आपको वैसा ही कुछ मिलेगा। ये क्या होता है? c/λ विच इज इक्वल्स टू आर एच बाय एच और 1/ni² माइनस 1/nf²। ये आपको यहाँ से वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ से आप ध्यान से देखें, मैंने क्या किया? सी को उठाया, यहाँ पुट कर दिया, सी को उठाया, यहाँ पुट कर दिया। अब सी भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों वेरिएबल है, और कैसे है? 1 2 3 4 5 6 उनके नंबर हैं, तो ये भी क्वांटाइज्ड है। 1/λ जो है वो भी क्वांटाइज्ड है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो वेव नंबर यहाँ से निकल के किसकी वैल्यू क्या होती है? वेव नंबर के इक्वल होती है, तो वेव नंबर भी क्या है? यहाँ पर क्वांटाइज्ड है। अब एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, हमने सबसे पहले जब हम बोहर थ्योरी कर भी नहीं रहे थे, उससे भी पहले जब हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात कर रहे थे या फिर एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे थे हाइड्रोजन एटम की, तो वहाँ से एक वैल्यू आपको निकल के आ रही थी 1/λ इज इक्वल टू 109677 1/n1² माइनस 1/n2²। ये वैल्यू वहाँ पर जो है आपको मिली थी। अब ये 109677 क्या चीज़ है? जो कि मतलब इसके अगर यूनिट्स हम देखें 677 पर सेंटीमीटर, 677 पर सेंटीमीटर, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, अभी के लिए इतना ही मान लेते हैं, पर सेंटीमीटर ये वैल्यू है। तो ये जो 109677 पर सेंटीमीटर जो है वो क्या चीज़ है? वो कुछ नहीं है, वो बस ये वैल्यू है आर एच बाय एच सी। आर एच की वैल्यू कितनी है? यहाँ से अगर मैं एक एटम की बात करूँ तो वो कितनी है? -2.18 इंटू 10⁻−18 जूल, यही है आर एच की वैल्यू। मतलब माइनस तो नहीं आएगा, आर एच की वैल्यू ये है, डिवाइडेड बाय एच 6.626 इंटू 10⁻−34 इंटू सी 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये वैल्यूज़ को आपने सॉल्व कर दिया, जो फाइनल वैल्यू आएगा वो मीटर्स में आएगा। उस मीटर्स को पर मीटर में आएगा। उस पर मीटर को जब आप पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो आपकी जो वैल्यू जो निकल के आएगी वो इसके बराबर होगी। तो वही मैं भी उस टाइम पे भी पहले भी आपको बता रहा था कि जो आर एच है यहाँ पर, ये आर एच दैट बिलोंग्स टू राइडबर्ग कांस्टेंट फॉर एनर्जी टर्म। बट यहाँ पर जो आर एच है, जिसको हम डायरेक्ट आर एच या फिर यहाँ पर हम आर भी लिख देते हैं, यहाँ पर हम आर भी लिख देते हैं, तो ये इसको भी हम राइडबर्ग कांस्टेंट ही कहते हैं। पर ये राइडबर्ग कांस्टेंट बिलोंग्स टू वेव नंबर और वेवलेंथ टर्म। तो वेवलेंथ टर्म के लिए ये जो राइडबर्ग कांस्टेंट है वो उसको बिलोंग करता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये सब आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और तो ये था मतलब किस तरीके से एनर्जी जो है या फिर जो इन जनरल क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। अब आगे बढ़ते हैं और बोहर थ्योरी का की जो लिमिटेशंस थी या फेलियर्स थे उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करें। तो लिमिटेशंस ऑफ बोहर थ्योरी, तो लिमिटेशंस क्या क्या थी बोहर थ्योरी की, बोहर एटॉमिक थ्योरी की, वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला लिमिटेशन ये था कि बोहर थ्योरी जो है वो फेल हो जाता था ड्यूप्लेट्स वगैरह जो नज़र आती थी, यानी कि दो लाइंस जो कि बहुत पास थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, दो लाइंस जो कि काफ़ी पास थी, उनको एक्सप्लेन करने में जिनको ड्यूप्लेट्स कहते हैं या फिर डबलेट्स, सॉरी ड्यूप्लेट्स नहीं कहते, डबलेट्स कहते हैं, उन डबलेट्स को एक्सप्लेन करने में बोहर थ्योरी जो है वो फेल हो जाता था।
और ये जो डबलेट्स हैं वो ऑब्जर्व तब किए गए जब ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा हाई रिजॉल्विंग पावर वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जब यूज़ किए गए, तब वो डबलेट्स नज़र आए। और उन डबलेट्स को एक्सप्लेन करने में जो बोर थ्योरी है वो फेल हो जाता था। तो सबसे पहला तो यही है कि इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द डबलेट्स observed in hydrogen spectra when more sophisticated techniques were used. When more sophisticated techniques were used, तो ये पहला पॉइंट था कि वो जो डबलेट्स हैं, क्योंकि एक लाइन मान लीजिए कोई बाल्मर सीरीज़ का एक लाइन है, वो तो हमें वैसे नज़र आ गया, लेकिन वो जो लाइन है वो फर्दर आगे बहुत सारे लाइंस थे जो कि फर्दर स्प्लिट होते थे। एक लाइन है वो और स्प्लिट होके दो लाइन आपको वहाँ पर नज़र आता था जब आगे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया और हाई रिजॉल्विंग पावर वाले इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया, तो वो लाइंस जो है डबल लाइंस आपको नज़र आने लगी, तो वो बोहर थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी। सेकंड, बोहर थ्योरी fail to explain the spectra for multi इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि जो बोहर थ्योरी है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स को का जो स्पेक्ट्रा है उसको एक्सप्लेन करने में वो मतलब वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता था। क्योंकि जो बोहर थ्योरी थी वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स को ही ध्यान में रख के बनाई गई थी। पूरी थ्योरी अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखें तो वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, हम हीलियम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, हम लिथियम 2 पॉजिटिव या फिर बेरिलियम 3 पॉजिटिव, जो कि हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ है। इसके अंदर अगर आप देखें इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जो है सिर्फ 1 है। तो इन्हीं को लेके जो है यहाँ पर पूरी थ्योरी बनाई गई थी, इसीलिए जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए थ्योरी पूरी तरीके से फेल हो जाती थी। थर्ड, तीसरी चीज़ ये है कि बोहर थ्योरी फेल हो गया एक्सप्लेन करने में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन एटॉमिक स्पेक्ट्रा। जब मैग्नेटिक फील्ड में एक एटम को रखा गया और फिर उसका स्पेक्ट्रा जो है वो ऑब्जर्व किया गया, तो लाइंस जो है वो स्प्लिट होने लग गई। लाइंस जो है वहाँ पर लाइंस में स्प्लिटिंग नज़र आई, यानी कि अगर एक लाइन है वो फर्दर स्प्लिट होके 3 लाइन में, मान लेते हैं कि वो 3 लाइन में फर्दर स्प्लिट हो गया, या फिर एक लाइन है वो 2 लाइन में स्प्लिट हो गया, या फिर एक लाइन जो है वो 4 लाइंस में स्प्लिट हो गया। जब एटम को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया, तो उस केस में भी ये जो स्प्लिटिंग है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था बोहर थ्योरी। तो बोहर थ्योरी फेल्ड टू अकाउंट फॉर द effect of magnetic field on atomic spectra। और जो स्प्लिटिंग हो रही है लाइंस की, उस इफेक्ट को हम कहते हैं, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एटम को रखा और जो स्पेक्ट्रल लाइंस की आगे फर्दर स्प्लिटिंग हो रही है, उस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। या आप पढ़ेंगे जब आप +2 क्लियर कर जाएंगे, जब आप ग्रेजुएशन में पहुंचेंगे तो आप वहाँ पर बहुत डिटेल में ज़ीमैन इफेक्ट को आप पढ़ेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसमें क्या था कि जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड में एटम को रखा गया, उसका स्पेक्ट्रा जो है वो देखा गया और वहाँ से स्प्लिटिंग नज़र आई, उसको बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखा गया, वहाँ पर भी स्प्लिटिंग नज़र आई और उसको भी बोहर थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो अगला पॉइंट है फेल्ड टू अकाउंट for the effect of electric field on atomic spectra। और इस इफेक्ट को, कौन से इफेक्ट को, जब
एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया और जो स्पेक्ट्रम में स्प्लिटिंग नज़र आई, उस इफेक्ट को कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट जो है इसको भी बोहर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके बाद ये चौथा है। इसके बाद पांचवा आ जाता है कि बोहर थ्योरी जो है वो मॉलिक्यूल्स के जो शेप है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या पता करना है, हमें जैसे हम कोई चीज़, एक छोटी सी चीज़ हमने पता कर ली कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है, लेकिन एटम से हम आगे बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूल की तरफ पहुंचेंगे, और एटम का अगर हमने स्ट्रक्चर जान लिया तो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जानना भी उतना ही ज़रूरी हो जाता है। तो जब हम मॉलिक्यूल्स की बात करें तो जो मॉलिक्यूलर शेप है उसके बारे में कोई भी डिटेल या कोई एक्सप्लेनेशन बोहर थ्योरी प्रोवाइड नहीं करता। सो इट डज़ नॉट explain the shapes of molecules. It does not explain the shape of molecules formed by bonding between two atoms, between two or more atoms. तो ये 5 लिमिटेशन है बोहर थ्योरी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ कंसेप्चुअल हैं और कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। तो पहला, वाई बीटा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट मोर देन अल्फा पार्टिकल्स इन अ गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। बीटा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन अल्फा पार्टिकल से ज़्यादा क्यों होता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यानी कि अगर दोनों ही केसेस में अगर हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो बीटा पार्टिकल जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर जाता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। तो अभी हमें समझना होगा कि अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल होता क्या है। तो अल्फा पार्टिकल जो होता है वो क्या होता है, He2He। अल्फा पार्टिकल जो होता है He2 पॉजिटिव होता है। हीलियम 2 पॉजिटिव को हम अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अल्फा पार्टिकल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो हमें पहले ही पता है, पर He2 पॉजिटिव होता है। और He2 पॉजिटिव का अगर हम मास देखें तो वो कितना होगा, वो 4 AMU के बराबर होगा। He2 पॉजिटिव का जो मास है वो 4 AMU के बराबर होगा, ठीक। या फिर अगर हम मास अगर उसको केजी में अगर हम करना चाहें, जैसे कि एक प्रोटॉन का मास या एक न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है, 1.627 के अबाउट होता है। तो अगर इसको 1.6 इंटू 10 पावर -27 kg की अगर हम बात करें एक की, तो मल्टीप्लाई बाय 4 हम इसको कर देंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है, तो टोटल 4 हो गए, तो इतना इसका वेट हो जाएगा। तो अगर इसका वेट इतना है, और बीटा पार्टिकल क्या होता है, बीटा पार्टिकल कुछ नहीं होता, वो होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, और उसका वेट जो होता है, मास होता है, वो होता है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो मास है वो कितना ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मास जो है यहाँ पर बीटा पार्टिकल से बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या पता था, E/m जो रेशियो होता है इस पर एक्चुअली डिपेंड करता है पार्टिकल का डिफ्लेक्शन। E/m का जो रेशियो होता है उसी के ऊपर पार्टिकल का डिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो E क्या है, चार्ज है, M क्या है, मास है। जितना कम मास होगा डिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिफ्लेक्शन के। सीधी चीज़ है, अगर हल्की चीज़ है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगी जो भारी चीज़ के मुकाबले। तो यहाँ पर हल्का क्या है, बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है ये, और इसका मास जो है वो भी कम है, तो कम है इसलिए ज़्यादा डिफ्लेक्शन है, और अल्फा पार्टिकल उसका मास ज़्यादा है इसीलिए उसमें डिफ्लेक्शन जो है वो कम है। इसीलिए जो बीटा पार्टिकल है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा पार्टिकल। अगला है गिव द वैल्यू ऑफ N1 एंड N2 फॉर द 4th लाइन इन पास्टन सीरीज़। जो पास्टन सीरीज़ है उसका जो चौथा लाइन है उस केस में N1 और N2 की वैल्यू क्या होगी। अब पास्टन सीरीज़ है तो आपको पता होना चाहिए कि लाइमैन बाल्मर पास्टन, ये जो सीरीज़ हैं जितने भी, ये किस से डिफ़ाइन होते हैं, यहाँ पर N1 की वैल्यू से ये सीरीज़ सारे डिफ़ाइन होते हैं। N1 की वैल्यू का मतलब ये है कि जो इनिशियल जो फाइनल वैल्यू जो फाइनल स्टेट है उससे डिफ़ाइन होता है, क्योंकि ये सारे एमिशन स्पेक्ट्रा हैं, जो लाइमैन बाल्मर पास्टन ब्रैकेट पी फंड, ये सारे के सारे एमिशन स्पेक्ट्रा। और एमिशन स्पेक्ट्रा के केस में हम क्या देखते हैं कि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन का जंप होता है या इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होता है। तो जो लोअर एनर्जी लेवल है, यानी कि जो फाइनल लेवल है, जो कि यहाँ पर हम N1 को मानते हैं, तो वो जो N1 की जो वैल्यू है उससे डिफाइन होता है कि यहाँ पर
जो ये जो सीरीज़ है वो कौन सी है, बाल्मर है, लाइमैन है। तो N1 के लिए जैसे लाइमैन में 1 है, बाल्मर में 2 है, और जो पास्चन है उसमें क्या है 3 है। तो यहाँ पर N1 की वैल्यू तो आपको पता लगी कि पास्चन के लिए N1 क्या होता है 3। अब दूसरा, गिव द वैल्यू ऑफ N2 फॉर फोर्थ लाइन, चौथे लाइन का पता करना है आपको। तो अगर 4 से 3 की तरफ जाए तो ये आपका हो जाएगा पहला लाइन, 5 से 3 पे जाए तो ये हो जाएगा दूसरा लाइन, 6 से 3 पे जाए तो ये हो जाएगा तीसरा, और 7 से 3 पे जाए तो ये हो जाएगा चौथा लाइन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया 7। तो N1 N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। तो जो 7 जो आपका एनर्जी स्टेट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा थर्ड स्टेट में, और जो फिर कॉरस्पॉन्डिंग लाइन होगा वो पास्चन सीरीज में फॉल करेगा, और वो उसका फोर्थ लाइन होगा, क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हैं पहला 4 से 3, फिर 5 से 3, 6 से 3, और चौथा जो है वो 7 से 3 पे होता है। अगला देखते हैं। अगला, what is the value of energy of an electron in third excited state of helium positive in electron volt। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पता करना है यहाँ पर एनर्जी। what is the value of energy of an electron in third excited state of helium positive in electron volt। तो अभी हमने एनर्जी निकाला था, यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एनर्जी की बात हो रही है कि एनर्जी की सॉरी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। तो एनर्जी की वैल्यू क्या है, En इज इक्वल टू माइनस RH 1/n², ये वैल्यू है। लेकिन फॉर हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज़ के लिए यहाँ पर क्या आ जाता है Z² आ जाता है, Z इज़ द एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पर n जो है वो क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है। थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है कि ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, n = 1, n = 2, n = 3 एंड n = 4। तो ये जो है आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, n = 4। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा n = 4। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी कि जो ग्राउंड स्टेट है आपका n = 1 से n = 2 पे चले जाना, वो होगा आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट एंड थर्ड एक्साइटेड स्टेट यानी कि n = 4। तो n की वैल्यू तो आपको यहाँ पर पता लग गया कि 4 है। RH आपको वैल्यू किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो RH की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी है, En = -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इंटू 1/4 का स्क्वायर। Z की वैल्यू कितनी है, हीलियम के लिए 2 है, तो वो हो जाएगा 2 का स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू -13.6 डिवाइड बाई 16 इंटू 4, और ये यहाँ से कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी -13.6/4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यहाँ से आ जाएगी। तो इतनी वैल्यू होगी आपका, इतना वैल्यू होगा आपका जो थर्ड एक्साइटेड स्टेट हीलियम एटम का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो थर्ड एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो कैलकुलेट द रेडियस रेशियो फॉर द थर्ड एंड सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2 पॉजिटिव। तीसरे और छठे सिक्स्थ ऑर्बिट का जो रेडियस का जो रेशियो होगा वो निकालना है आपको लिथियम 2 पॉजिटिव आयन के लिए। तो हमें पता है रेडियस का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Rn = A0 n²/z। Rn = A0 n²/z। A0 की वैल्यू 52.9 पिकोमीटर है, आपको ये पता होना चाहिए। A0 की वैल्यू क्या है, 52.9 पिकोमीटर, और 52.9 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये A0 की वैल्यू है। n जो है वो आपका जो एनर्जी शेल है वो है, या फिर ऑर्बिट नंबर जिसको आप कह रहे हैं, और जो z है वो एटॉमिक नंबर है। तो अगर हम थर्ड की बात करें तो R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A0 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय z लिथियम के केस में क्या है 3। और अगर आप वहीं पे R6 की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, A0 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो अगर इनका आप एक रेशियो निकालते हैं तो वो क्या बनेगा, ये 3 से ये 3 कट गया, A0 से A0 कट गया, बचा क्या, R3 डिवाइडेड बाय R6 इज इक्वल्स टू 9/36, विच इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 12, विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4। तो 1/4 का जो रेशियो है यहाँ से आपको रेडियस रेशियो जो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, if the energy difference is 314.21 kilojoule per mole, calculate the value of wave number। if the energy difference is 314.21 kilojoule per mole, calculate the value of wave number। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो क्या है, ये और
ये तो चलो नंबर है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, यूनिट। तो एनर्जी डिफरेंस की बात की है यहाँ पर, एनर्जी डिफरेंस क्या है, डेल्टा ई 314.21 किलो जूल पर मोल, 314.21 किलो जूल पर मोल, यानी कि एक मोल का जो, जब एनर्जी डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 1 मोल में कितना एनर्जी डिफरेंस है वो यहाँ पर बताया हुआ है। तो आपको यहाँ पर जो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू जो है, या फिर जो, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले, डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, अगर हम वेव नंबर की बात करें तो वो क्या होगा, पहले तो वेवलेंथ निकाल लेते हैं, एच सी बाय लैम्डा, और ये क्या है, वेव नंबर 1 बाय लैम्डा, तो एच सी न्यू बार, यहाँ से वेव नंबर हमारा आ गया। अब अगर हम एच की बात करें, तो वो क्या होता है, जूल सेकेंड में होता है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर फोटोन के लिए होता है, सिर्फ एक फोटोन या एक पार्टिकल के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर मोल की बात की गई है। तो पर मोल को पहले हमें फॉर 1 फोटोन के लिए यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक मोल में कितने फोटॉन्स होते हैं, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स, इतने होते हैं। यानी कि अगर इतने पार्टिकल्स है तो इतने पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी है, 314.21 है, तो इसका मतलब है 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल, इसकी एनर्जी है 314.21 किलो जूल, क्योंकि ये जो पार्टिकल का जो नंबर है ये 1 मोल का है, तो इसकी एनर्जी इतनी है। अब एक पार्टिकल की कितनी होगी, तो एक पार्टिकल के लिए या फिर एक फोटोन की आप बात कर सकते हैं, तो एक पार्टिकल के लिए कितना होगा, 314.21 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23 किलो जूल, तो एक पार्टिकल के लिए इतना आपका एनर्जी जो है वो आ जाएगा। अब एनर्जी डिफरेंस आपको पता लग गया फॉर 1 पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए एनर्जी डिफरेंस आपको पता लग गया, तो वो कितना हो गया, डेल्टा ई, यहाँ से वैल्यू यहीं पर लिख देता हूँ, ये डेल्टा ई की वैल्यू आपको मिल गई जस्ट फॉर 1 पार्टिकल या एक फोटोन के लिए। अब आपको क्या निकालना है, वेव नंबर, तो कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी न्यू बार आ गया, यहाँ से न्यू बार की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा ई डिवाइडेड बाय एच सी, और फिर आपको वैल्यूज़ जो है वो प्लेस कर लेना, कैलकुलेट करना है। डेल्टा ई की वैल्यू क्या है, 314.21 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 पावर 23, ये डेल्टा ई है, डिवाइडेड बाय, तो डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं, एच की वैल्यू कितनी है, 6.626 इंटू 10 पावर -34 इंटू 1/3 इंटू 10 पावर 8। तो इसको जब आप पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको वेव नंबर की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी।